हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। ज्योतिष में हम ग्रहों की स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं, उनकी प्लेसमेंट, वो किस नक्षत्र में है, और ये भी देख रहे होते हैं कि उनकी दशा आने वाली क्या होगी। हम ये देखते हैं कि वो राजयोग में प्लेस हैं या नहीं, और हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब कोई ग्रह कुंडली में नीचा न होकर ऊंचा यानी एक्सिल्टेड हो, और हम उस ग्रह के रिजल्ट्स को देखते हैं, और हम उस ग्रह की दशा और अंतरदशा का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उस ग्रह की दशा हमें बहुत अच्छे नतीजे देगी। लेकिन हम टेंशन भी कर लेते हैं जब कोई ग्रह कुंडली में नीचा यानी डेबिलिटेटेड नजर आता है, और इसलिए हम उस ग्रह की दशा को लेकर थोड़े सतर्क हो जाते हैं जो ग्रह नीचा हो, और हम ये मान लेते हैं कि ऐसे नीचे ग्रह से हमें बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। हालांकि कभी कभी हमें उल्टा देखने को मिलता है, जहां एक ग्रह जो ऊंचा है वो हमें वैसे नतीजे नहीं देता, वहीं दूसरी तरफ एक नीचा ग्रह भी हमें उतनी परेशानी में नहीं डालता और न ही हमारा पतन लाता है। तो ऐसा कैसे और क्यों होता है कि कभी कभी बहुत मजबूत ग्रह, जो शास्त्र के मुताबिक श्लोक भी यही कहते हैं, ऊंचे ग्रह आपको जबरदस्त नतीजे देते हैं, आपको राजा बनाना चाहिए, ये एक मजबूत राजा बनाने वाली प्लेसमेंट है, फिर भी वो हमें वो नतीजे नहीं देते। और कभी कभी नीचा ग्रह जो हमें दुखों, मुसीबतों और चुनौतियों में डालने वाला होता है, फिर भी ऐसा नहीं करता। तो मैंने पहले भी ऊंचे और नीचे ग्रहों पर एक वीडियो बनाई थी। आज मैं उसमें एक ऐसा एलिमेंट जोड़ रहा हूं जो अक्सर मिस कर दिया जाता है, हालांकि यही वो पहली चीज है जिसे हमें ऊंचे या नीचे ग्रह में देखना चाहिए। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि कैसे देखा जाए कि ग्रह हमें ऊंचे होने के नतीजे दे रहा है या नहीं, जब वो कुंडली में ऊंची पोजीशन पर होता है, और ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में ऊंचा है तो भी वो हमें वो नतीजे नहीं दे रहा, और फिर क्या किया जाए ताकि वो ऊंचा ग्रह हमारे लिए बेहतर नतीजे दिखाना शुरू करे। तो सबसे पहले ऊंचा ग्रह होता क्या है? एक ऊंचा ग्रह, जैसा श्लोक कहता है, आपके लिए वरदान है, आपको मिली हुई मुराद है, अगर मैं ऐसे कह सकता हूं, जहां वो आपको मौका देता है कि आप जिंदगी के किसी खास इलाके में सच में बुलंदियों पर पहुंचो। वो हमें मौका देता है उस साइन में, उस भाव में और उस ग्रह की खूबियों, ग्रह की शख्सियत और जिंदगी के उन इलाकों में बुलंदी हासिल करने का जिनका वो ग्रह करक है। जैसे सूर्य ऊंचा होता है तो जिंदगी के कुछ इलाकों पर खास रोशनी पड़नी चाहिए। मसलन शख्सियत बहुत दमदार और नूरानी होनी चाहिए, हमें बहुत लीडरशिप ओरिएंटेड होना चाहिए, हमारे पास लीडरशिप के पोजीशंस अपने आप आने चाहिए, लीडरशिप की जिम्मेदारी हमें आसानी से मिलनी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी दी जानी चाहिए, हमें अपने आप को बहुत गर्व, इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रखने वाला इंसान होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है कि ऊंचा सूर्य आपको ये सब देता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊंचे सूर्य को ऐसे ले लेते हैं, हम ये मान बैठते हैं कि सूर्य मेरी कुंडली में ऊंचा है तो ये मुझे लीडरशिप के पोजीशंस देगा, ये मुझे बहुत पावर और अधिकार वाले ओहदे देगा, और मुझे जिंदगी में बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा मिलेगी। और फिर हम सूर्य का इंतजार करते हैं कि वो ये रिजल्ट्स दिखाए, और फिर हैरानी के साथ, मायूसी के साथ, कभी कभी ऐसा नहीं होता। लीडरशिप के पोजीशंस हमारे सामने थाली में नहीं रखे जाते। इसकी वजह ये है कि एक ऊंचा ग्रह ऐसा है जैसे मिट्टी के नीचे छिपा हुआ सोना। आपके पास वो ताकत और हैसियत होनी चाहिए कि आप उस सोने को जमीन से निकाल सको और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सको। जबकि एक नीचा ग्रह ऐसा है जैसे गुर्दे में रेत का एक छोटा सा कण, जैसे गुर्दे की पथरी। अगर वो गुर्दे के बहुत ही संवेदनशील हिस्से में फंसी हो तो बहुत परेशान करेगी। कभी अगर वो कम संवेदनशील हिस्से में फंसी हो तो उतनी परेशानी नहीं होगी। तो ऊंचे और नीचे ग्रह दोनों के लिए प्लेसमेंट भी अहम है, और आप उसे कैसे मैनिफेस्ट करते हो वो भी अहम है। अगर वो जमीन के नीचे का सोना है, आपके पास एक जमीन है जिसमें सोना है, लेकिन आपको नहीं पता ठीक कहाँ है, और आपके पास एकड़ों एकड़ जमीन है, तो आप सोना कैसे ढूंढोगे? तो आपको मेहनत करनी होगी और अपना दिमाग लगाना होगा सोना निकालने के लिए।
यही हाल ऊंचे ग्रहों का भी है। सबसे पहले सूर्य किस राशि में ऊंचा होता है? अब अगर आप मेष राशि की खूबियों के मुताबिक बर्ताव नहीं करोगे तो सूर्य के ऊंचे होने का बहुत मतलब नहीं रहेगा। और एक ग्रह का ऊंचा होना एक खास डिग्री पर होता है। हमें एक खास डिग्री क्यों दी गई है? मसलन सूर्य मेष राशि के 10वें डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र में ऊंचा होता है। हमें एक खास डिग्री इसलिए दी गई है क्योंकि राशि चक्र ज़ोडिएक ये मानता है कि हम सब या हम में से बहुत लोग वो सब नहीं करेंगे जो जरूरी है एक ग्रह की ऊंचाई को अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए, और इसलिए वो हमें एक खास डिग्री देता है। ये नंबर बहुत बहुत अहम है। मैंने कुछ और वीडियोस में ये भी बताया है कि एक खास डिग्री पर ऊंचाई क्यों होती है और इसका ज्यादा गहरा मतलब क्या होता है। राशि चक्र के नजरिए से राशि चक्र ये जानता है कि आप मिट्टी के नीचे से सोना ढूंढने की, सोना निकालने की बहुत मेहनत करने वाले नहीं हो। इसलिए वो बताता है अगर आप एक खास डिग्री पर हो, सूर्य अश्विनी में 10वें डिग्री पर एक खास डिग्री पर हो, तभी वो ग्रह ऊंचा है, वरना ऊंचा नहीं है। क्योंकि राशि चक्र को उम्मीद नहीं है कि दूसरे किसी डिग्री पर भी आप उस तरह की मेहनत करोगे। तो ऊंचे ग्रह के रिजल्ट्स पाना आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत चाहिए। लेकिन अगर ग्रह बिल्कुल 10 डिग्री पर ना हो, मेष में सूर्य बिल्कुल 10 डिग्री पर ना हो, बल्कि उसके 2-3 डिग्री आसपास हो, तो भी आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपको बिल्कुल ऊंचे ग्रह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि सबसे पहली बात, अगर सूर्य मेष राशि के ठीक 10वें डिग्री पर है अश्विनी नक्षत्र में, फिर भी आपको सूर्य के मनचाहे नतीजे नहीं मिलेंगे अगर आप उन सब के सच्चे नहीं हो जो सूर्य दर्शाता है। सूर्य की जो खूबी है, जिसका मतलब है कि आपको जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना होगा। जिम्मेदारी, अधिकार और पावर आपको बस ऐसे नहीं मिल जाएगी। आपको एक जिम्मेदार इंसान की तरह काम करना होगा। आप जिस भी ओहदे पर हो, उस ओहदे में जिम्मेदारी से काम करो। आप सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन आप एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड हो, जिम्मेदारी से काम करते हो, आपकी आंखें खुली रहती है, आप रात की ड्यूटी में सोते नहीं हो, समय पर हो, लोगों से अदब से बात करते हो, लोगों की मदद करते हो, बिल्डिंग या सोसाइटी के लोगों का ख्याल रखते हो, तो लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे। और फिर जो कंपनी आपको रखती है वो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स का सुपरवाइजर बना सकती है, मिसाल के तौर पर। और फिर आप अपनी अर्हताएं भी बढ़ा सकते हो ताकि खुद को और बेहतर कर सको। हालांकि मानसिकता जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास ऊंचा सूर्य है, वो ये है कि कोई कैटेगरी मिले या ना मिले, पहले जिम्मेदारी लो। अगर आपको वो रोल अभी नहीं मिला है, आप अधिकार हथियाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आप जिम्मेदारी ले रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि ठीक है, ओहदा न सही, भले ही कंपनी में मुझे अधिकार ना दिया गया हो, मैं वैसा बर्ताव करूंगा जैसे मैं सीईओ हूं या एमडी हूं, अकड़ के साथ नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए, सच में दूसरे डिपार्टमेंट्स तक पहुंचने के लिए। अगर आप सरकारी नौकर हो तो अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे रहो, रिश्वत ना लो, वक्त पर जाओ, वक्त पर वापस आओ, बहुत टाइम के पाबंद रहो, खुद को जिम्मेदारी के साथ रखो और हिसाब देना स्वीकार करो। अपने हर काम का हिसाब, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, उसकी जिम्मेदारी लो, हिसाब देने को तैयार रहो। तब आप सूर्य के ऊंचे होने को मैनिफेस्ट करने की पहली सीढ़ी पर हो। दूसरी बात, सूर्य 10वें डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र में ऊंचा होता है, जिसके स्वामी केतु है। तो दूसरी चीज जो आपको सच में सूर्य की ऊंचाई को कामयाब बनाने के लिए करनी होगी, अगर ये 10वें डिग्री के 2-3 डिग्री के अंदर, जैसे 7 से 10 डिग्री या 7 से 13-14 डिग्री तक है, तो आप अभी भी उसके करीब हो। आप फिर भी बहुत अच्छे नतीजे मैनिफेस्ट कर सकते हो, भले ही एक्सलेंट ना भी हो। जब तक ये ठीक 10 डिग्री पर ना हो, तो अगर आप सच में जिम्मेदार और हिसाब देना स्वीकार करने वाले हो, और वो खूबी दिखाओ जो केतु तुमसे उम्मीद करता है, मतलब केतु को राजी रखना है और केतु को अपनी ऊंचाई के मैनिफेस्टेशन से मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि सूर्य केतु के स्वामित्व वाले अश्विनी नक्षत्र में ऊंचा होगा। तो केतु को मजबूत रखे बिना, केतु को राजी किए बिना सूर्य का ऊंचा होना बेकार है। तो
तो आप बहुत बहुत जिम्मेदार हो सकते हो और हर काम का हिसाब देने वाले भी हो। लेकिन अगर केतु की उम्मीद वाला रोल नहीं निभाओगे तो सूर्य का ऊंचा होना आपके काम नहीं आएगा। केतु का मैनिफेस्टेशन क्या है? मतलब केतु की शख्सियत ये है कि आपके अंदर ध्वजा यानी झंडा है, जो आपने अपने पिछले जन्मों में पहले ही गाड़ दिया है। मतलब आपने वो सब हासिल कर लिया है, वो करके रखा है। आपके जीवन के वो सब इलाके जहां केतु आपकी कुंडली में हो, पहले ही हासिल कर लिए हैं। केतु का मतलब है कि ये जन्म दूसरों के लिए काम करने को समर्पित है। तो जहां भी केतु हो, आपको उस साइन और उस भाव के सारे इलाके दूसरों के लिए लुटाने होंगे। आपको अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दूसरों के लिए जीना होगा। आपको दूसरों को और ज्यादा देना होगा। अगर केतु दूसरे धन वाले भाव में है, कमाई और बचत के, तो आपको अपनी बचत और कमाई का इस्तेमाल दूसरों की मदद में लगाना होगा, अपने ऊपर नहीं। अपने सुख सुविधा के लिए थोड़ी बुनियादी रकम जरूर रखो, लेकिन बची हुई ज्यादातर रकम दूसरों की मदद में है। अगर दूसरा भाव है तो पहले परिवार पर ज्यादा खर्च करो, परिवार के लिए बचत करो और ऐसा करो कि तुम दूसरों को भी परिवार वाला बनने में मदद करो, ताकि वो भी अपने परिवार का ख्याल रख सकें। तो अपने ऊपर थोड़ा बुनियादी रखकर बाकी ज्यादातर पैसा परिवार पर, अपने आश्रितों पर और फिर दूसरे सब लोगों पर जिनके लिए तुम जिम्मेदारी ले सकते हो, उन पर लुटा देना। क्योंकि सूर्य और केतु, तुम जिसके लिए भी जिम्मेदारी और हिसाब ले सकते हो, अपने सारे संसाधन अपने लिए कुछ रखने के बाद सब कुछ दूसरों को दे देना, यही असली मैनिफेस्टेशन है। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे तो सूर्य का ऊंचा होना बिल्कुल बेकार है। तो ग्रह की और जिस राशि में वो प्लेस है, उसकी खूबियां तुम्हें अदा करनी होगी। क्योंकि ये मेष राशि में है और मेष है जीवन के मकसद के बारे में, ये एक रवैये के बारे में है। मतलब तुम्हें हक के लिए लड़ना है, आत्मा के मैनिफेस्टेशन के लिए लड़ना है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और इसलिए आत्मा चाहती है कि तुम दूसरों के लिए काम करो, दूसरों का उत्थान करो और दूसरों की मदद करो, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ। तो जीवन में ऐसा मकसद बनाओ जहां आप अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा, अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को दूसरों के लिए समर्पित करो, एक नेता की तरह, जवाबदेही लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए। कोई भी जिम्मेदारी मिले, तुम दूसरों के लिए और ज्यादा करोगे, दूसरों के लिए लड़ोगे, दूसरों के लिए खड़े रहोगे, एक नेता की तरह अपने किए का जवाब दोगे। सूर्य की खूबियां, मंगल या मेष की खूबियां, केतु की खूबियां, ये तीनों निभाओगे तो तभी सच में ऊंचा सूर्य तुम्हारे लिए मायने रखेगा। तो अगर आपके पास सूर्य मेष राशि में 10वें डिग्री के 2-3 डिग्री के अंदर है, मतलब 7 डिग्री और 13 डिग्री के बीच, तो भले ही ये ठीक 10वें डिग्री पर ना हो, फिर भी तुम सूर्य के ऊंचे होने के और भी रिजल्ट्स निकाल सकते हो। बस सूर्य का रोल पूरी तरह से निभाओ, उसकी कुदरती सलाहियत को निभाओ। मेष राशि में सूर्य का रोल निभाओ और मेष राशि में केतु के अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का रोल निभाओ। तो ये सिर्फ सूर्य के बारे में था। यही बात हर उस ग्रह पर लागू होती है जिसके बारे में बात करो। अगर बात करो गुरु की ऊंचाई की, जो कर्क राशि में 5वें डिग्री पर और पुष्य नक्षत्र में ऊंचा होता है, जिसके स्वामी शनि है, इसका मतलब है कि तुम्हें गुरु की खूबियां निभानी है। उदार दिल होना, अपने फैसलों में समझदार होना, हमेशा बड़ा तस्वीर देखो, बड़ा नजारा, हेरा फेरी नहीं करो, बल्कि मेहरबान और दयालु बनो। लोगों तक पहुंचो और अपनी समझ, अपना ज्ञान बांटो, अपनी सीख दूसरों को दो। हमेशा एक सलाहकार रोल निभाओ, लोगों तक पहुंचने के लिए, उन्हें सलाह और ज्ञान देने के लिए, और सीखने का रोल, मतलब पहले खुद सीखो फिर अपनी सीख दूसरों में बांटो। बड़ा दिल रखो, दूसरों का ख्याल रखो। जैसे गुरु जीव जीवा है, तुम भी खुद एक जीव की तरह रखो, एक देखभाल करने वाले इंसान की तरह अपनी जिंदगी में। और कर्क राशि में 5वें डिग्री पर, कर्क है पालन पोषण करने वाला राशि का मतलब है दूसरों को सहारा देना, दूसरों का ख्याल रखना। तो उदार दिल बनो, समझदार बनो, अपनी सीख और समझ का इस्तेमाल करो दूसरों का ख्याल रखने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए। कौन से नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि है। समर्पित तरीके से, अनुशासन के साथ,
एक ढांचे में, मतलब सब्र और हिम्मत से काम लेना है, मतलब लंबे वक्त तक तुम्हें एक पालनहार, एक परवरिश करने वाले, एक देने वाले और वो इंसान जो दूसरों के साथ अपनी सीख और अपने ऊंचे तजुर्बे बांटने को तैयार हो, तब तुम एक रुके ठहरे एक जैसे बर्ताव वाले हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो गुरु का मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा, गुरु का ऊंचा होना काम नहीं आएगा। तो अगर आपका गुरु कर्क में ठीक 5 डिग्री पर है तो जाहिर है कि बहुत उम्दा रिजल्ट्स देगा। अगर तुम वो सब हो जिसके लिए गुरु है, कर्क राशि है और शनि है। लेकिन अगर आपका गुरु ठीक 5 डिग्री पर कर्क राशि में नहीं है, बल्कि 2 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में है, तो भी तुम गुरु को ऊंचे रिजल्ट्स देने के लिए धकेल सकते हो। बस गुरु की उम्मीद के मुताबिक ऊंचाई वाले साइन और कर्क राशि में रोल निभाओ और शनि की फितरत के सच्चे रहो। तो शनि को राजी रखो, शनि को मजबूत रखो, उन लोगों का ख्याल रखकर जो तुमसे नीचे है। शनि उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे नीचे तुम्हारे लिए काम करते हैं। जब तक तुम उन लोगों की निगरानी और देखभाल नहीं करते, उनकी परवरिश नहीं करते, क्योंकि गुरु कर्क राशि में है लेकिन शनि के नक्षत्र में, तो तुम उन लोगों की परवरिश कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो जो तुम्हारे ठीक नीचे है, तुम्हारे लिए काम करते हैं और जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो। और तुम बड़े दिल से उनसे पेश आते हो, बड़े दिल से उन्हें तनख्वाह देते हो, बड़े दिल से उन्हें इनाम देते हो, बड़े दिल से उनकी तारीफ करते हो, बड़े दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हो, उन्हें नीचा नहीं दिखाते, उनके लिए अच्छे शब्द होते हैं। जब भी उनसे मिलो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, तब तुम्हारा गुरु तुम्हें ऊंचे रिजल्ट्स देगा। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि गुरु तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स दे, खासतौर पर अगर गुरु कर्क राशि में दूसरे डिग्री से 8वें डिग्री के बीच में है, तो गुरु की फितरत के सच्चे बनो, कर्क राशि की फितरत के सच्चे बनो, शनि की फितरत के सच्चे बनो और तुम्हें बहुत उम्दा नतीजे मिलेंगे, गुरु से ऊंचे नतीजे। और यही बात हर दूसरे ग्रह पर लागू होती है। अगर बात करें बुध की, जो कन्या राशि में 15वें डिग्री पर और हस्त नक्षत्र में ऊंचा होता है, जिसकी स्वामी चंद्रमा है, तो बुध का मतलब अहम है। बुध की फितरत को जीना और निभाना और कन्या राशि में वो मतलब समर्पित परफेक्शनिस्ट होना, किए हुए काम को पूरा करने वाला बंदा होना। कन्या राशि में बहुत तर्कशील, लॉजिकल होना, जिंदगी में तर्क का रवैया और सेवा, क्योंकि ये छठा भाव है, तो व्यवहारिकता और अपनी तर्कशीलता का इस्तेमाल करना, जिंदगी में तर्क का रवैया, सही चुनाव करना, बुद्धिमानी भरे चुनाव करना, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, और रचनात्मक, क्रिएटिव होना और पालनहार होना, क्योंकि चंद्रमा यही दर्शाता है। तो यही बात बाकी सब ग्रहों के लिए है। तुम्हें देखना होगा कि ग्रह किस राशि में ऊंचा होता है, ग्रह की असली नुमाइंदगी और फितरत क्या है, तभी तुम ऊंचे वाले नतीजे पा सकते हो। दूसरी बात यह है कि ऊंचाई को एक बुरा संयोग, बैड कंजक्शन, एक बुरा दोष या पापी ग्रहों की दृष्टि से भी कमजोर किया जा सकता है, जो ग्रह की ताकत छीन सकते हैं। हालांकि अगर तुम फिर भी ग्रह की फितरत, राशि की फितरत और नक्षत्र स्वामी की फितरत के सच्चे बने रहते हो, बड़े हद तक फिर भी तुम ऊंचे वाले नतीजे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तुम ऊर्जा चूसने वाले दोषों या दृष्टियों को भी बेअसर कर सकते हो और फिर भी काफी ताकत हासिल कर सकते हो अच्छे नतीजे पाने के लिए, भले ही एक्सलेंट ना हो। तो जब भी तुम अपनी कुंडली में किसी ग्रह की ऊंचाई देख रहे हो, हम में से ज्यादातर के पास 1 या 2 ग्रह या कोई न कोई ग्रह जरूर ऊंचाई वाली राशि में होगा, भले ही ठीक उस खास डिग्री पर ना भी हो। तो उस ग्रह की, उस राशि की और उस नक्षत्र स्वामी की ऊर्जा को जीने की कोशिश करो और काफी हद तक तुम पाओगे कि वो तुम्हें अच्छे नतीजे देने लगेंगे, बशर्ते तुम ग्रह की फितरत, राशि और नक्षत्र स्वामी के सच्चे हो। तुम्हारे जीने के तरीके में एक शांता, कंसिस्टेंसी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद भी उसी दिशा में समर्पित होना चाहिए और अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने लिए नतीजे देखने के बजाय तुम्हें और ज्यादा अर्थ तलाशना चाहिए। तो एक जिंदगी जो ग्रह, राशि और नक्षत्र स्वामी के मैनिफेस्टेशन में दूसरों की मदद करने को समर्पित हो, काफी हद तक तुम उस प्लेनेटरी प्लेसमेंट से बड़े नतीजे पा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें दी हुई एक बूंद है, तुम्हें दिया हुआ सोना है, लेकिन ये सोना तुम्हें जमीन से निकालना होगा। तो
अगर आपकी कुंडली में कोई ऊंचा ग्रह है, भले ही वो ठीक उस खास डिग्री पर ना हो लेकिन उसके करीब हो, तो उस ग्रह की ऊंचाई वाली ताकत को बेहतर मैनिफेस्ट करो और तुम्हें बेहतर नतीजे मिलेंगे। हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हें लगे कि ग्रह ऊंची राशि में होने के बावजूद रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो दोस्तों अपनी कुंडली में देखो कौन सा ग्रह ऊंचा है, वो ठीक उस खास डिग्री पर है या नहीं। लेकिन ग्रह की खूबियों, राशि और नक्षत्र स्वामी के मायने को जीते रहो और तुम उस ग्रह से, उसकी ऊंची राशि के होने के कारण बहुत बहुत बेहतर नतीजे लेने की राह पर हो जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मुझसे निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ।